अग्निवीर के लिए लागू नहीं है। ओके। कोई भी पेंशन स्कीम अग्निवीर के लिए लागू हो ही नहीं सकती। बिकॉज़ 4 साल में तो आप जो कोई आपको पेंशन आपको देगा नहीं। जी। और दूसरा है कि अग्निवीर स्कीम जब लाई गई थी, तो बेसिक रीज़न यही था। जी, जी। ये थोड़ी था कि फौज को मजबूत करने के लिए स्कीम लाई जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार बड़े अहम मुद्दे पर आज बात करने में बैठा हूं। दरअसल भारत सरकार एक नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। ये न्यू पेंशन स्कीम से कितनी अलग है, ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी अलग है, इसके बारे में हम हर पहलू को समझने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हमारे अग्निवीर आएंगे? क्या अग्निवीरों को यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस किसी का फायदा मिलेगा? वो भी तो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। जब ओपीएस की बात आती है, एनपीएस की बात आती है, अब यूपीएस की बात हो रही है, तो क्या हमारे अग्निवीरों को कोई फायदा उसका मिलेगा? इसको लेकर मैंने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की है। सर ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले मुझे लगता है कि हम इस पेंशन स्कीम को मोटा मोटा समझ लेते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में अंतर क्या है। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एक बार समझ लेते हैं कि भारत सरकार इसमें क्या कुछ देने जा रही है। यूपीएस क्यों अलग होगा? देखिए, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली जो बेसिक सैलरी है उसका 50% उन्हें पेंशन के तौर पे मिलेगा। और इसका पूरा फायदा किसे मिलेगा? आमतौर पर जो 25 या उससे ज्यादा 25 साल से ज्यादा नौकरी करता है उसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर कोई 10 से 25 साल के बीच नौकरी पूरी करता है, नौकरी छोड़ देता है, तो उसे फिर पेंशन में एडजस्ट करना होगा। मोटा मोटा कि अगर कोई 10 साल नौकरी करता है तो उसे सिर्फ 10,000 पेंशन ही मिलेगी। फैमिली पेंशन की हमने बात की। फैमिली पेंशन जो रिटायर्ड कर्मचारी को यूपीएस के तहत पेंशन मिलती थी, अगर उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी उस पेंशन का 60% हिस्सा ही उसके परिवार को मिलेगा। ये एक प्रावधान है जो हम कह सकते हैं कि एनपीएस से थोड़ा हटकर है और थोड़ा ठीक भी है। मिनिमम और न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपने सरकार की नौकरी 10 साल की है तो आपको सिर्फ 10,000 ही पेंशन मिलेगी। अगर आपने 15 साल की है तो आपको 15,000 ही पेंशन मिलेगी। लेकिन क्या सरकार ये अपनी तरफ से पेंशन देगी? नहीं। इसके लिए बकायदा पर महीने आपकी सैलरी में से 10% रुपया जो है काट लिया जाएगा, जो कि एनपीएस का प्रावधान है। कर्मचारी की सैलरी में से 10% काटा जाएगा और भारत सरकार यूपीएस के तहत 18.5% जो है योगदान देगी। यानी कि आपकी सैलरी का जब भारत सरकार 10% काटेगी पेंशन के लिए, तो उसमें भारत सरकार 18.5% जो है आपकी सैलरी में से हिस्सा डालेगी आपके पेंशन के लिए। जो ओपीएस है उसको एक बार समझ लें तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। ओपीएस में कर्मचारी को कोई पैसा नहीं देना होता था। सरकार का भी उसमें कोई योगदान नहीं होता था और आखिरी वेतन का 50% जो है वो ओपीएस के तहत कर्मचारी को पेंशन लगती थी और ये टैक्स फ्री पेंशन हुआ करती थी। इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे अग्निवीर भाइयों को कोई पेंशन मिलेगी? क्या वो ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस के तहत आएंगे? चलिए सीधा मेजर जनरल राजन कोचर सर के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। पेंशन स्कीम की, यूपीएस की, एनपीएस, ओपीएस से हटकर भारत सरकार यूपीएस लेकर आई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 25 साल नौकरी करेंगे पेंशन मिलेगी, 10 साल करेंगे तो 10,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन मेरे अग्निवीर भाई पूछ रहे हैं कि हम तो 4 ही साल कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? अग्निवीर के लिए लागू नहीं है।
ओके। कोई भी पेंशन स्कीम अग्निवीर के लिए लागू हो ही नहीं सकती, बिकॉज 4 साल में तो आप जो कोई आपको पेंशन आपको देगा नहीं। जी और दूसरा है कि अग्निवीर स्कीम जब लाई गई थी तो बेसिक रीजन यही था। जी जी। ये थोड़ी था कि फौज को मजबूत करने के लिए स्कीम लाई जा रही है। ओके। बेसिक रीजन उसका इकोनॉमिक रीजन था कि हम अपने पेंशन बजट को कैसे बचाएं, जी। बिकॉज फौज में आप जाते हैं 30-35% आपका पेंशन की तरफ जाता है बजट। एग्री तो सर। मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट फौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए एडिशनल बजट दे नहीं सकती थी, बिकॉज और बाकी एरियाज को देखना था। तो जी एक स्कीम ऐसी लाई गई कि जिससे पेंशन को कम करके यही पैसा फौज की मॉडर्नाइजेशन में लगा दिया जाए। सोच यही थी। ओके। शायद कोई भी डिफेंड करता रहे इसको, आज स्कीम को बोले कि ये बेहतरीन है, ये है, वो एक्स जी वाई जी। जेड, बट बेसिक सोच यही थी। और लोगों को अब इसकी अवेयरनेस हो चुकी है। ओके। अब इतने प्रोग्राम आपने भी किए हैं और जी जी। बाकी चैनल्स भी ये कर रहे हैं, मैं भी काफी टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ। तो जो लोग आजकल पूरी तरीके से अवेयर हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम अपना क्यों लाई गई है। फौजी जनरल जो सर्विंग है वो बेशक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोले, बिल्कुल सर बिल्कुल। बट हमको अंदर की सिचुएशन फौज की पता है। और और जी इसीलिए यू नो एज ए रिटायर्ड पर्सन मैं ये बोल सकता हूँ कि अग्निवीर में ये पेंशन आपकी लागू नहीं होगी। और जो ये न्यू पेंशन स्कीम है, आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे टाइम पे जो पेंशन जो ओल्ड स्कीम्स थी, जी जी। हम कंट्रीब्यूट नहीं करते थे उस पेंशन में। बिल्कुल सर। पूरी नहीं, कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की होती थी। जी जी और जी। अब आपको 10% आपकी जो सैलरी है, वो आपको पेंशन की तरफ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी। तो ये एक बेसिक, देखो, गवर्नमेंट आपको फ्री फंड में कुछ नहीं देती है। कुछ नहीं दे रही है। एग्री। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीमें नहीं लाती है कि जिसमें आप ही का फायदा हो हमेशा। जी जी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कंट्रीब्यूशन ले रही है। बिल्कुल और सर। वो कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है, वो जब आप अपनी 60% उसमें से विड्रॉ भी करोगे, तो वो गवर्नमेंट बोल रही है हम उसको टैक्स नहीं आपको चार्ज करेंगे। जी। और बाकी 40% पे टैक्स लगेगा। वो तो आप ही का पैसा है। हमारे तो आप ही का पैसा आपको वापस दिया जा रहा है, तो टैक्स की बात कहाँ आती है। बट ये जो है, दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग वाली बात है। तो जो वो तो आपको उसको बताया जा रहा है कि भाई आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो पैसा तो आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, 10%। जी। तो बस मैं क्योंकि लंबा वक्त आपसे ले चुका हूं, थोड़ा सा मुझे 2 से 3 मिनट और दीजिएगा माफी के साथ। मैं जम्मू से दिल्ली का सफर कर रहा था। इत्तेफाकन राजधानी में तमाम फौजी भाई आते हैं, उनके साथ मैं भी बैठा हुआ था। तब उनसे मेरी बातचीत हुई। 8 से 10 फौजी बैठे थे, हम सारे बैठे थे, रात का समय था। मैंने उनसे पूछा कि अग्निवीर को लेकर क्या है, तो उन्होंने बोला कि अग्निवीर अनविलिंग कर रहे हैं, कि वो सर्विस करना ही नहीं चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम 4 साल सर्विस के बाद अपने घर आए, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला वो बोल रहे हैं कि सीएपीएफ में हम चले जाएंगे, हमें 60 साल नौकरी मिलेगी। इंडियन आर्मी में तो आप आज नहीं तो 10 साल बाद बोलोगे कि अब घर चला जा, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप बोलोगे घर चले जाओ, लेकिन वहां हमें 40 साल की नौकरी मिल रही है। बोला तो बोला हमारी यूनिट में ऐसी हालत है कि 1 से 2% अग्निवीर भी ऐसे नहीं है जो विलिंग है कि हमने आगे जॉब को जारी रखना है। कईयों ने अनविलिंग कर दिया है सर। देखिए, अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं, बिकॉज ये कोई मेरे पास ऑथेंटिक फिगर्स नहीं है आज आपको देने के लिए जी कि जी फौज में अगर 45,000 अग्निवीर को आपने रिक्रूट किया था, उसमें से कितने अनविलिंग है। जी जी। 1% है, 2% है, 3% है, 10% है, 20% है। क्योंकि जब तक एक सब्सटेंशियल नंबर इसमें से आपको अनविलिंग नहीं होंगे, तो हम इसके ऊपर बात नहीं कोई कर सकते। कंक्रीट कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है एक या दो का ऐसा केस आपको आपके सामने आया होगा, तो हम उसको एक नॉर्म नहीं बना सकते। हम उसको ये नहीं जी बता सकते हैं कि अग्निवीर काम नहीं करना चाहते। हम उसको बोल सकते हैं कुछ इसमें से अग्निवीर है जो अनविलिंग अपना देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो हम बिल्कुल।
ये इस स्टेज पे नहीं कर सकते, बट मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि इस स्कीम का रिव्यू हो रहा है। ये स्कीम, ये जो सेम स्कीम नहीं रहने वाली है, जी बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉलिटिकल मुद्दा इसको बन गया। अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता, जी राजेश जी, आपको मैं 100% बता सकता हूँ, ये स्कीम अभी तक इसमें बदलाव आ गया होता। ओके क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डोमेन में चली गई है स्कीम, और जी उसमें कोई भी बदलाव अगर आप करोगे तो उसका क्रेडिट जो है, श्रेय जो है, वो ऑपोजिशन को जाएगा। जी तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी थोड़ा बैकफुट पर है। लेकिन वरना मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस वक्त हरियाणा के इलेक्शन पर और महाराष्ट्र के इलेक्शन पर। वहां पर क्या नतीजे मिलते हैं बीजेपी के हिसाब से, उसके बाद शायद कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। लेकिन शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है। थैंक यू साहब, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। देखो राजेश जी, जय। थैंक यू सर।